तुम नई विदेशी मिक्सी हो, मैं पत्थर का सिलबट्टा हूँ। तुम AK-47 जैसी, मैं तो एक देसी कट्टा हूँ। तुम चतुरा बड़ी देवी सी, मैं भोला भाला लालू हूँ। तुम मुक्त शेरनी जंगल की, मैं चिड़िया घर का भालू हूँ। तुम व्यस्त सोनिया गांधी सी, मैं अडवाणी सा खाली हूँ। तुम हंसी माधुरी दीक्षित की, मैं पुलिस मैन की गाली हूँ। अगर जेल मुझे हो जाए तो दिलवा देना तुम बेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। 40-50% तो अपराधी हैं संसद में जिनके ऊपर मुकदमे हैं। आजकल जो है, जो भी पावर में है, सबसे पहले जो वो कर्व करने की कोशिश कर रहा है कि कभी किसी कार्टूनिस्ट को जो है पकड़ के जेल में डलवा दिया है, किसी और स्टेट की पुलिस जाके किसी और पॉडकास्टर, किसी और स्टेट में बसे पॉडकास्टर को पकड़ के जेल में डालने की कोशिश कर रही है। उस समय ये लिखी थी मैंने कि दाने गिनकर दाल मिलेगी, गेहूं की बस छाल मिलेगी, पानी के इंजेक्शन होंगे, घोषित रोज इलेक्शन होंगे। ये आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा? हमें मंडल का समय याद होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा भयंकर रूप ले लिया था उस प्रोटेस्ट में। आज का युवा सड़कों पे उतरना उतना ज़रूरी नहीं समझता जितना कि आज से प्राउडली 30-40 साल पहले। सबकी दुनिया, सब हाथ में मोबाइल, यही पूरा दिन रील चल रही है, बस देश में क्या हो रहा है कोई मतलब। ऑपोजिशन को लेके आपके क्या? स्ट्रांग अपोजिशन तो तब होगा जब योगी जी ने अपना पूरा जीवन एक सन्यास को दिया, अध्यात्म को दिया। उनका जीवन तो क्लब में बैठे नहीं दिखाई देंगे कि वो गिलास टकरा रहे हैं। और में लालू जी ने जो है वो अपने बेटे को, जो 9वीं पास या फेल जो भी थे, उनको डिप्टी CM बनाया। तो भाजपा ने सोचा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने 7वीं फेल को बढ़ा दिया। दीदी जगह जगह भाषण दे रही हैं कि मैं बंगाल की बेटी हूँ, मैं बंगाल की बेटी हूँ, मैं बंगाल की बेटी हूँ। तो पीछे से अमित शाह जी जाके बोल देते हैं कि बेटी पराया धन होती है, इस बार विदा कर देंगे। अगर कोई राजनीति में आया है उसकी नीयत में कुछ न कुछ तो खोट है, वरना कुछ और काम करता। विवेकानंद जी कौन सी राजनीति करते थे? स्वामी दयानंद जी ने समाज नहीं सुधारा क्या? पुराने संतों ने समाज के लिए इतना काम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कौन सी पार्टी के थे? तो मेरा विरोध कैसा होगा कि विरोध अपना जताने का तरीका पेड़ का भी है, जहाँ से शाख काटी थी वहीं से बोलते। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, अराइज अवेक एंड स्ट्राइव फॉर नॉलेज। नमस्कार, इंडिक पेन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। कहते हैं कि कविता सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होती, यह समय का दर्पण होती है। भारत की मिट्टी ने हमें ऐसे अनेक अमर कवि दिए हैं जिनके शब्द आज भी समाज की धड़कन को समझाते हैं। चाहे वो कालिदास की प्रेम की दिव्यता की कल्पना हो, सुमित्रा नंदन पंत जी का प्रकृति के प्रति समर्पण, रविंद्रनाथ टैगोर की विश्वव्यापी दृष्टि हो, या मीराबाई की कृष्ण भक्ति में डूबी आत्मा की पुकार, महादेवी वर्मा जी की गहरी वेदना और नारी चेतना हो, या रामधारी सिंह दिनकर जी का वीर रस से भरा स्वाभिमान। एक कवि वो देख लेता है जो आम नज़र से अक्सर छूट जाता है। जहां हम सिर्फ घटनाएं देखते हैं, कवि उनके पीछे छिपे भाव, उनकी पीड़ा, उनका सत्य और उनका भविष्य महसूस करता है। समाज के दाग हों या उसकी खूबसूरती, कवि उन्हें सिर्फ लिखता नहीं है, उन्हें जीता है और फिर उन्हें शब्दों में पिरोकर अमर बना देता है। आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ हैं पद्मश्री सुनील जोगी जी, एक ऐसे कवि जिनकी पहचान उनकी तीखी नज़र, व्यंग्य और हास्य से भरी प्रस्तुति और समय के मुद्दों पर सीधी बात के लिए होती है। जोगी जी की रचनाएं श्रोताओं को हंसाते हुए गहरी बात कह जाती हैं। वो हिंदुस्तानी अकेडमी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय के हिंदी सलाहकार के रूप में भी जुड़े हो रहे हैं। कवि सम्मेलनों से लेकर राष्ट्रीय विमर्श तक, हास्य रस से भक्ति रस तक, उन्होंने अपनी कविताओं के जरिए हमेशा एक सोच को जगाया है। इनकी 105 किताबें अब तक छप चुकी हैं। द इंडिक पेन पर आज हम बात करेंगे कविता और राजनीति के बीच के उस नाजुक रिश्ते की
जहां शब्द सिर्फ कला नहीं बल्कि प्रश्न भी बन जाते हैं और कभी कभी आंदोलन भी। तो आइए चलते हैं। जोगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बड़ा गर्म माहौल है जी और मैंने सुना है आप कलकत्ता से आ रहे हैं जी और बंगाल का एक फेज इलेक्शंस का हो चुका है, जी दूसरा फेज होने वाला है। जी। तो क्यों ना मैं एक कवि से सबसे पहले एक पॉलिटिकल सवाल से शुरुआत करूं। जी। क्या लगता है आपको, बंगाल फाइनली एक चेंज के लिए वोट कर रहा है या आपको लगता है कि अभी वो दिल्ली दूर है? फाइट तो तगड़ी है और भाजपा ने मेहनत भी बहुत की है। पूरी की पूरी भाजपा ही डेरा डाल के बैठी है, लेकिन ऐसा पहले भी हो चुका है कि कई बार डेरा डालते हैं और डेरा उठ के चला आता है। ऐसा भी होता है। और दीदी जगह जगह भाषण दे रही हैं कि मैं बंगाल की बेटी हूँ, मैं बंगाल की बेटी हूँ, मैं बंगाल की बेटी हूँ। तो पीछे से अमित शाह जी जाके बोल देते हैं कि बेटी पराया धन होती है, इस बार विदा कर देंगे। ये मेरी भाषा के उत्तर हैं, लेकिन ऐसा लोगों से बात करो कोलकाता खास तौर पे महानगरों में, तो वो कहते हैं कि दीदी को लग रहा है कि मौका न मिलेगा, दीदी को लग रहा है कि मौका न मिलेगा, तृणमूल के आंगन में अब की कमल खिलेगा। और वोटिंग का प्रतिशत देख के हम सोच रहे हैं कि लगता है कि बंगाल में बुलडोजर चलेगा। ओह माय गॉड, अच्छा। तो जो वोट का प्रतिशत है उसे देखकर लगता है कि इतनी वोटिंग तो आज तक नहीं हुई जी, बंगाल का कहीं भी नहीं हुई जी। और ये अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से निकलकर डर से का सामना करते हुए अगर वोटिंग करने जा रहे हैं तो आम जनता के लिए सबसे बड़ी ताकत यही है। बिल्कुल, उससे बड़ी ताकत कुछ हो ही नहीं सकती। और वैसे भी ये उंगली फिंगर है ना, ये बहुत बहुत ताकतवर चीज़ है। बिल्कुल। अगर आप इसे बटन दबाने में इलेक्शन में देखें तो ये सरकार गिरा सकती है, बना सकती है। अगर आप इसे कलम में इस्तेमाल करते हैं तो ये बड़े बड़े फैसले करवा सकती है जी, फिंगर तो सब जगह है। बिल्कुल। तो वो कुछ पार्टी में पति पत्नी गए तो पति दोस्तों के साथ कुछ खाने पीने में व्यस्त हो गया, तो पत्नी ने उसे बुलाया, इशारे तो दौड़ा दौड़ाया, बोले क्या हुआ, क्यों बुलाया? बोले वापस जा, मैं तो उंगली की ताकत चेक कर रही थी। तो ये फिंगर की ताकत है। तो इस बार मुझे लगता है कि बंगाल में कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दीदी कहीं फाइट में पीछे हैं। वो भी संघर्षशील महिला है और मैंने जीवन में राजनीति में इतनी जुझारू, इतनी बिंदास, इतनी साहसी महिला भी नहीं देखी जो ईडी के हाथ से फाइल छीन के एज ए सीएम अपनी गाड़ी में लेके चली जाए। तो वो भी शेरनी की तरह ही डटी हुई हैं। लेकिन मेरा काम है कि जो जीतेगा उसे बधाई दे दूँ। आई थिंक आप अपने कवि का रोल बिल्कुल सही निभाएंगे उस उपलक्ष्य में भी। लेकिन यही फिंगर चली थी बिहार में जी, और बिहार में भी एंटी इनकम्बेंसी वाला मूड था, लेकिन हाँ, और बीजेपी बहुत होपफुल थी, लेकिन वहाँ जो उंगली चली वो बीजेपी के मतलब पक्ष में उस तरह से नहीं चल सकी जिस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन कुल मिला के रिजल्ट तो वही आया ना। जी, नहीं वो है, बट स्टिल एक पूर्ण। कई बार लगता है कि वो जो सत्ता में लोग होते हैं वो दिखते ज़्यादा हैं हर जगह। ऐसा लगता है कि चुनाव में जिसकी सरकार है उसी के पोस्टर, बैनर, चर्चा, सरकारी अमला सब उसी के साथ होता है, लेकिन रिजल्ट जब आता है वो एक गरीब आम आदमी के बटन दबाने से आता है। बिल्कुल। आपको क्या दिखता है कि आम आदमी की अगर हम बात करें तो बिहार, बंगाल, इस तरह के क्षेत्र, इसके आम आदमी के नज़रिए से अगर हम देखना चाहें तो वो क्या चाह रहा है, वो अपनी सरकार से क्या चाह रहा है और इतने इतने दशकों से इस चाहत के होने के बावजूद क्यों नहीं बदल पा रहा उसे? जो आम आदमी महसूस करता है इस देश का, वो एक दूरी महसूस करता है। चुनाव लड़ने वाले नेता का दृश्य, उसका स्वभाव, उसका बर्ताव अलग होता है, और वही जब जीत के पहुंच जाता है तो उसका स्वभाव बदल जाता है, उसका चरित्र बदल जाता है और सब कुछ बदल जाता है। वो बेचारा ठगा रह जाता है कि यही तो आए थे जो पैर छू छू के वोट मांग रहे थे, पूरे परिवार के पैर छुए थे इन्होंने, अब हमें उनके परिवार के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
तो ये जो डिस्टेंस है वो जनता को हर बार लगता है कि हमको ठग लिया गया। लेकिन जोगी जी ऐसा क्यों होता है कि चलिए 5 साल तो समझ आता है, एक बार को आदमी 5 साल के लिए धोखा खाता है, फिर 10 साल के लिए धोखा खाता है, पर ऐसा तो नहीं, मतलब बहुत ही अजीब सा है ये एक बिहेवियर वोटर का भी, अगर आप देखें कि इतने इतने दशकों तक धोखा खाया जा रहा है। जो हमारी सोसाइटी का मूल मुद्दे होने चाहिए वोट डालने के, उसको छोड़ के वो फिर वापस कहीं ना कहीं जातिवाद में घुस जाता है, कहीं ना कहीं प्रांतवाद में घुस जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक तो ये भारतीय लोकतंत्र के साथ या किसी भी लोकतंत्र के साथ विडंबना है कि जनता बहुत जल्दी प्रलोभन में आ जाती है। मैं तो इस बात के भी विरोध में हूँ कि जो राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि 10,000 महिलाओं को हर महीने इतने लैपटॉप बटेंगे, इतना दुनिया भर के लालच, इतना अनाज दिया जाएगा, राशन दिया जाएगा। भाई आप अपनी पार्टी से दो ना जो देना है। टैक्स पेयर आप सरकार के टैक्स के लोगों के पैसों से अगर आप रेवड़ियां बांट रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं चुनाव में जीतने के लिए, तो ये तो कहीं ना कहीं शुरुआती धोखे से है। इस पर तो रोक लगनी चाहिए कि आप जो वादे कर रहे हैं वो अपनी पार्टी के बजट को देखकर करें। हार जाएंगे तो भी पूरे करेंगे। कोई नेता ये नहीं कहता, सब कहते हैं जीतूंगा तो ये करूंगा, जीतूंगा मेरी सरकार आएगी तो ये करूंगा। कोई एक नेता ये नहीं कहता कि अगर मैं हार जाऊंगा तब भी ये करूंगा, तब मैं ये करूंगा जी। तो मुश्किल यही है। किसी पत्रकार ने नेता से पूछा कि आप जीत गए तो आप क्या क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो नेता ने कहा कि मैं इस बात से चिंतित नहीं हूँ, मुझे चिंता यह है कि हार गया तब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे तो कुछ करना आता ही नहीं है जी। तो ये विडंबना है। दूसरे जनता की गलती ये है कि जनता छोटे से लालच में फंस जाती है। किसी ने कुछ वादा किया, दे चाहे ना दे, वो फटाफट वोट डाल देगी। कुछ पैसे मिल गए, किसी ने शराब पिला दी, किसी ने कुछ और साड़ियाँ बंटवा दी, तो जनता को लगता है कि यही भगवान है और सोचती है कि बस 5 साल तक हमको रेगुलर मिलने वाला है। उस चूहे को एक बार देखे कि जो फ्री की रोटी खाने के लिए वो चूहेदानी में अंदर घुसता है और फिर फंस जाता है, और वो उसका आखिरी दिन होता है, फंस जाता है। तो जनता को जागरूक होना चाहिए और नेताओं के चरित्र से वाकिफ भी होना चाहिए, क्योंकि जिसे कहते हैं सब नेता वो है बस नाम का नेता। अब वो नेता थोड़ी है स्वतंत्रता आंदोलन वाले, गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक, गांधी, इवन नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। वो नेता कहाँ हैं? आपके जो नेता हैं कि जिसे कहते हैं सब नेता वो है बस नाम का नेता, सदा लेता ही लेता है, किसी को कुछ नहीं देता, किसी को मन नहीं देता, किसी को धन नहीं देता, इलेक्शन जीत जाए तो कभी दर्शन नहीं देता। तो ये नेताओं का चरित्र है और उससे जनता को सोचना चाहिए और उनको वोट देना चाहिए। जो लोग शिक्षित हैं, जो लोग जागरूक हैं, जो लोग सभ्य हैं, जो लोग सुशील हैं। नेताओं की भाषा देखें आप, लगता ही नहीं कि इनके भीतर कहीं कोई संस्कार हैं, लगता ही नहीं कि कभी किसी विद्यालय में पढ़े भी होंगे। ऐसे तो एजुकेटेड नेता जो हैं, हमारे बड़े बड़े लोग आए हैं, दिल्ली में आए हैं और जगह आए हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है केजरीवाल जी का जी। काफ़ी पढ़े लिखे हैं। अगर आप देखें तो बोलने चालने से तो हम राहुल जी के बारे में भी यही कह सकते हैं कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं जी। तो आप जो एजुकेटेड नेता हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उसकी शिक्षा के बावजूद भी अगर वो अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये एक पॉलिटिक्स में फंस जाने की वजह से ये बंधन उठता है या नियत ही शुरू से खोटी थी इसीलिए पॉलिटिक्स में घुसे? हाँ, अगर कोई राजनीति में आया है तो निश्चित तौर पे वो उसकी नियत में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो खोट है, वरना कुछ और काम करता। समाज को सुधारने के लिए, समाज के बीच विवेकानंद जी कौन सी राजनीति करते थे? स्वामी दयानंद जी ने समाज नहीं सुधारा क्या? पुराने संतों ने समाज के लिए इतना काम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कौन सी पार्टी के थे? तो बिना राजनीति में आए भी समाज सुधारा जा सकता है, समाज के लिए बड़े काम किए जा सकते हैं। जो बड़े बड़े शिक्षाविद कर रहे हैं, वैज्ञानिक कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं। तो राजनीति आना कोई अनिवार्य नहीं है। राजनीति में वो आता है जिसे कई पीढ़ियों के लिए कमाने की इच्छा उसके भीतर होती है। और आपने बहुत बड़ी बात की है। और शक्ति वो चाहता है जिससे लोगों का बुरा किया जा सके। अच्छा करने के लिए ताकत की जरूरत ही नहीं है।
जो अच्छा करना चाहता है उसके लिए कोई कमांडोज, कोई जेट प्लस सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। बिना सुरक्षा के भी आदमी अकेला चल दे तो भी अच्छे अच्छे काम करता हुआ जा सकता है। तो आपका कहने का मतलब है कि मोदी जी और योगी जी भी उसी कैटेगरी में आते हैं? नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर पे ये बात नहीं कर रहा हूँ, जी मैं सामान्य राजनीति के चरित्र की बात कर रहा हूँ। जी कुछ लोग अच्छे हैं, हर क्षेत्र में कुछ लोग अच्छे बुरे होते हैं। योगी जी ने अपना पूरा जीवन एक सन्यास को दिया, अध्यात्म को दिया। उनका जीवन तो राजनीति में वो आए, उनकी मंशा रही होगी कि राजनीति को साफ सुथरा करें, अच्छा करें, और कर भी रहे हैं, क्योंकि वो राजनीति में पहले नहीं थे, वो तो सन्यस्त जीवन उन्होंने जिया। और आज भी ये मानता हूँ कि उन्होंने अपना चेहरा चरित्र चाल बदली नहीं, आज भी उनके वस्त्र वैसे ही हैं। जी वो 5 बार सांसद रहने के बाद, 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उन्होंने सूटेड बूटेड पहन के और कहीं किसी होटल में, क्लब में बैठे नहीं दिखाई देंगे कि वो गिलास टकरा रहे हैं। जी तो उनका एक जो जीवन है, खास तौर पे योगी जी का, वो एक संत जीवन तो है ही है। उस परिवेश में, उस वेशभूषा में अभी भी वो मठ में जाते हैं। नहीं, जो जीवन वो जी रहे थे उससे चुनाव जीतने के बाद भी अलग नहीं हुए। कम से कम इतनी ईमानदारी तो उन्होंने रखी। और कोई भ्रष्टाचार का भी उनके ऊपर सीधा आरोप नहीं है कि किसी से कुछ पैसे ले लिए, कुछ खा लिया, कुछ घोटाला कर दिया। बट मुझे लगता है कि अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, विपक्ष में भी हैं। जी आप ये सोचे कि मैं केवल भाजपा की तारीफ करूं, नहीं, भाजपा में भी बहुत खराब लोग हैं और विपक्ष में भी बहुत अच्छे लोग हैं। इस पर हम और चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन क्योंकि आपने पावर की बात की और पावर के करप्शन की बात की, एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा उठता है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर। जी, आजकल जो है, जो भी पावर में है, सबसे पहले जो वो कर्ब करने की कोशिश कर रहा है, और हम आए दिन देखते हैं कि कभी किसी कार्टूनिस्ट को जो है पकड़ के जेल में डलवा दिया है, किसी और स्टेट की पुलिस जाके किसी और पॉडकास्टर, किसी और स्टेट में बसे पॉडकास्टर को पकड़ के जेल में डालने की कोशिश कर रही है। एज अ कवि, एज अ पोएट, इतने वर्षों में आपको भी क्या लगा है कि ये कुछ चेंज आया है, और क्या एक कवि डरता है आज अपनी बात बेबाकी से करने? कम से कम मैं तो नहीं डरता जी। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप भाषा की शालीनता और शिष्टता के साथ कला का कोई भी माध्यम अपनाते हैं तो आप अपने रास्ते पर सही हैं। आप अगर वही है ना कि तुम्हारी शान घट जाती है, रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। तो आप अगर भाषा की मर्यादा कहीं ख़त्म करते हैं, अश्लील होते हैं, हल्के होते हैं, सीधे सीधे नाम लेके आरोप लगाते हैं, नाम लेके किसी पर कीचड़ उछालते हैं, तो ये भी सोच लीजिए कि वो दूसरा पक्ष शक्तिशाली है, उसके पास संविधान की भी शक्तियाँ हैं, सामाजिक शक्तियाँ भी हैं। तो आप ये कैसे सोचते हैं कि वो आपको दूसरे राज्य से नहीं उठवा लेगा, नहीं बुलवा लेगा? आप वाणी की स्वतंत्रता का उपयोग करिए, लेकिन कम से कम एक गरिमा में रहकर करिए। जी। इशारे में भी बात की जा सकती है। जनता समझदार है, आप इशारा भी करेंगे तो जनता समझ जाएगी। लेकिन जिन लोगों के साथ ऐसा होता है वो भी कई बार अपनी मर्यादा छोड़ देते हैं और वो एक सीमा रेखा से बाहर निकल के बोलना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी गलत है। आपने जनता की बात की जोगी जी, और आपकी जो है 10,000 से ऊपर शोज आप कर चुके हैं, डायरेक्टली जनता के साथ इंटरैक्ट करते हैं। एक एनर्जी होती है जब आप स्टेज पे चढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपके एक्सपीरियंसेस के ऊपर बात करूं, मैं ये समझना चाहूँगी कि जब आप एक जनता को संबोधित करते हैं और अपनी पोइट्री के लिए जो है स्टेज पे जाते हैं, तो वो कौन सी एक ऐसी पोम है जो लोग चाहते हैं कि आप बार बार सुनाएं? ऐसी मेरी काफ़ी सारी कविताएं हैं जी, जो बीच बीच में वायरल होती हैं और जनता ताज़ी होती हैं तो उसकी डिमांड करती है। जैसे शुरुआत में मेरी एक कविता आई थी जब सोशल मीडिया नहीं था कि सब कुछ डामाडोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, ढोल के भीतर पोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को। जी। उस समय था जब घोटाले हो रहे थे, शेयर घोटाला, ये बोफोर्स घोटाला। उस समय ये लिखी थी मैंने कि दाने गिनकर दाल मिलेगी, गेहूं की बस छाल मिलेगी, पानी के इंजेक्शन होंगे, घोषित रोज इलेक्शन होंगे। ये आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा, वो कविता बहुत वायरल थी। उसके बाद एक कविता आई कलयुग में अब ना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया,
तुम बलदाऊ के भाइया हैं दाऊद के भैया। अब क्या मिलेगा कृष्ण को? आज अगर आ जाएं तो उनको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो वो कविता एक अलग रंग की कविता थी। फिर एक कविता ये आई कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। वो यूथ को बहुत पसंद आई, क्योंकि ये घटनाएं अक्सर युवाओं में होती हैं कि प्रेम किसी से करते हैं, शादी किसी से हो जाती है या करवा दी जाती है। ऐसा भारत में 90% यही होता था जी। कि प्रेम कहीं और है, शादी कहीं और है। वो अब तो खैर कम है, लेकिन ऐसा होता ही रहा है। तो लोग शादी नहीं कर पाते थे या होती नहीं थी। तो वो कविता उन लोगों को बहुत पसंद आई, जिसमें वो अंतर थे कि संबोधन थे कि तुम ये हो मैं ये हूँ, इसलिए शादी नहीं हो पाई। वो डिफरेंसेस जो हैं वो ह्यूमर क्रिएट करते थे। तो वो अलग एक रंग, उस कविता का फ्लेवर ही अलग है जी। फिर वो अनुराग कश्यप जी की फिल्म आ रही थी मुक्काबाज, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपकी इस कविता का बहुत पुराना फ़ैन हूँ, 15-20 साल पहले मैंने सुनी थी, तो मुझे वो कविता फिल्म में लेनी है। तो उन्होंने उसको टाइटल सॉन्ग मुक्काबाज का बनाया जी। फिर मेरी कविता आई यारो शादी मत करना ये है मेरी अर्जी, फिर भी हो जाए तो ऊपर वाले की मर्जी। अब उसमें भी मैंने वो उदाहरण दिए कि जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो कितने लोकप्रिय हुए हैं, कितने कामयाब लोग हुए हैं इस देश में। आज भी कुंवारे ही कामयाब हैं, या जिन्होंने करके छोड़ दी वो कामयाब है। पत्नी के साथ रहने वाला कामयाब आज भी नहीं है। जो शादीशुदा लोग सुन रहे हैं उनको आप बहुत गलत आइडियाज दे रहे हैं इसके माध्यम से। देखिए क्या है ना कि मेरी कही बात को आप एक ही अर्थ में न लें। जी बिल्कुल, बिल्कुल। मैं हास्यव्यंग का कवि हूँ, तो कई बार जो मैं नहीं कहना चाहता हूँ वो भी आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मेरी बातों में कई सारे अर्थ होते हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि मैं शादीशुदा लोगों के खिलाफ हूँ। नहीं, मैं आपसे लेकिन जो उन्होंने किया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि शादी वो करे और भुगते हम नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की। तो वो कविता आई मेरी यारो शादी मत करना। फिर मोदी जी की सरकार आई तो एक बहुत वायरल कविता हुई, मोदी ने बना ली सरकार रसिया। ये एकदम से ऐसा लगा कि मोदी 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 मोदी, तो मुझे लगा कि बहुत प्रभाव हुआ और क्या क्या अच्छे उसमें कविता में किन किन नेताओं की क्या क्या हालत हुई उनके आने के बाद, वो उस कविता में था। उमर सटायर था। फिर एक कविता आई दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं, वो देशभक्ति की कविता थी कि भारत में पूरे भारत का दर्शन था। फिर एक कविता अभी आई हम हिंदू सत्य सनातन है। तो जो नई कविता आती है काफ़ी दिनों तक उसकी मांग लोग करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मांग अगर मुझसे आज की एक माँ मेरी कविता आई माँ पर, वो बड़ी म्यूजिकल कविता है। फिर राम पर कुछ कविताएं बहुत लोकप्रिय हुई, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो मेरी कविताओं में सबसे ज़्यादा जो डिमांड आज भी आती है एक माँ के लिए, लोग कहते हैं कि माँ वाली कविता सुनाइए, या हिंदुस्तान पर दुनिया में सबसे सच्चे, या सनातन जी। और जो युवा लोग हैं वो चाहते हैं मुश्किल है अपना मेल प्रिय। वो ये 3-4 कविताएं हैं जो नहीं बिल्कुल मैं समझ रही हूँ। और मुझे लगता है कि एक ट्रांजिशन है जो मैं कई कवियों में देख रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा मैं चुटकी भी लूँगी, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जहाँ हम प्रेम प्यार पे कविताएं सुनते थे वहाँ जो है धीरे धीरे ट्रांजिशन होके जो है हम राम के नाम पे कविताएं सुन रहे हैं। कुमार विश्वास जो है इनफैक्ट अपनी जो है पूरी की पूरी राम कथा पर वो प्रवचन करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है राम का होना ही पड़ता है जी जी। तो मैं भी वही कर रहा हूँ। तो इसका मतलब कि बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तो तय है भाई। किसी छोटे बच्चे से आप बहुत ज्यादा राम पर बोलेगा सुनाएगा, वो उसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और लेकिन एक बात बताइए जोगी जी, एक लेखक या एक कवि या जो भी एक क्रिएटिव पर्सन है उसके अपने एक फेजेस होते हैं, लाइफ के भी फेजेस होते हैं, लेकिन मूड के भी फेजेस होते हैं। तो कभी आपने ऐसा फेस किया है कि आपका एक चरित्र निर्माण कर देते हैं लोग, एक
किस्म की कविता या एक किस्म की जो है लेखन के बाद, जैसे आपने अब राम पे लिखना शुरू किया है, या आपका गीत आया जो बहुत वायरल हुआ जब अयोध्या का हाँ, अनवीलिंग तुम्हें हुई अयोध्या थी। बुला रही है, जी जी, हे आर्य पुत्रो, हे राम भक्तो, बिल्कुल। तुम्हें अयोध्या बुला रही तो आपको क्या लगता है कि उसके बाद आपको क्या ये डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ती है कि वापस से कहीं जाके आप युवाओं में या इस तरह की कोई कविता बोलें जो कि लोग सोचते हैं कि अरे ये तो अभी राम के ऊपर, क्योंकि इस तरह का एक पर्सनालिटी को स्ट्रक्चर करने का, उसको एक पर्टिकुलर ढांचे में डाल देने की एक कुछ माहौल सा शुरू हो गया है। है। मैं तो क्या आप आपको ये दिक्कत महसूस होती है? मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत इसलिए महसूस नहीं होती कि मैं परफॉर्मर हूँ। मैं अगर भजन भी सुनाऊंगा तो लोग सुनेंगे, ताली बजाएंगे। मैं हंसाना चाहूँगा तो हंसाऊंगा, मैं चाहूँगा देशभक्ति सुनाऊं, क्योंकि मैं वहाँ होता हूँ तो वो होता हूँ जो मैं बाकी जगह नहीं हूँ। वहाँ जाने के बाद एक, जिसे एक ईश्वरीय शक्ति कह सकते हैं आप, कि जब मैं माइक पे आ जाता हूँ और मेरे सामने भीड़ होती है तो फिर होता वही है जो मैं कर रहा हूँ। तो एक मैजिक है, उस समय लोग मेरे रंग में रंग जाते हैं। मैं जो बोलूँगा, जो कहूँगा, वो महफिल मेरी तरह की हो जाएगी। थोड़ी देर देखेंगे कि सब खूब हंस रहे हैं, खूब हंस रहे हैं, खूब हंस रहे हैं। फिर थोड़ी देर में लोगों आपको लगेगा ये तो वंदे मातरम, भारत माता की जय कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि ये तो ताली बजा के राम राम कर रहे हैं। तो वो सब अकेला मैं ही हूँ कि मैं कितनी जल्दी अपने आप को बदल देता हूँ, वहाँ का रंग बदल देता हूँ। वो मेरे अंदर उस समय कुछ अलग सी शक्ति आती है और मैं करता हूँ। इसलिए मुझे फेस नहीं करना पड़ा कभी कि लोग मुझे, वो रंग मेरा नहीं सुन रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात और बताऊं आपको कि इधर हाल के कुछ वर्षों में जो भारत का युवा है वो आध्यात्म की तरफ, धर्म की तरफ, धर्मस्थलों की तरफ, पर्यटन की तरफ ज़्यादा तेजी से आ रहा है। अच्छा। वो लौट रहा है अपनी जड़ों की ओर, वो लौट रहा है भारत की ओर। इतनी भीड़ आपको मिलेगी, चाहे आप राम मंदिर जाइए, आप काशी विश्वनाथ जाइए, आप केदारनाथ जाइए, जगह नहीं है हेलीकॉप्टरों में, वहाँ रुकने की जगह नहीं है लोगों को। और बहुत सारी सिफारिशें मेरे पास आती हैं, सर दर्शन करने हैं फला मंदिर में, आप कुछ व्यवस्था कर दीजिए, वीआईपी व्यवस्था। तो भीड़ खूब आ रही है और उसमें खूब युवा लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिरों में बूढ़े लोग जा रहे हैं। ये बहुत ये encouraging बदलाव मैंने देखा है कि भारत के पर्यटन का प्रमुख केंद्र इस समय धार्मिक स्थल हो गए हैं। जी। हर धर्म स्थल हो, जो अभी नया राम मंदिर बना है, आप देखिए कि कितना बड़ा वहाँ व्यापार हुआ होगा, कितने लोग आए होंगे बड़ी संख्या में, और सारी दुनिया के लोग। तो ये बदलाव कभी भारत में नहीं देखा मैंने, नई पीढ़ी को इस तरह से आते हुए। ये एक बड़ा बदलाव है। तो एक व्यक्ति विशेष से प्रेम के साथ साथ ही प्रभु से प्रेम का भी जो है यूथ ने हाँ, लगन लगानी शुरू कर दी है। ये तो भारत की जड़ें ही आध्यात्म की हैं। जी। भारत की जड़ें ही सनातन हैं। भारत तो शुरू से कह रहा है कि अयम निजो परहवेत गणना लक्ष्य सामुदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। हम तो दुनिया को एक कुटुंब मानकर पहले ही चल रहे हैं। जी। तो भारत ही एक ऐसा देश है जो ये बोलता है सर्वे भवन्तु सुखिना। ये भावना भी भारत की ही है, ये भावना ही सनातन की ही है। जी। तो इसलिए सब लोग भारत को स्वीकार कर रहे हैं और पूरी दुनिया भारत को कम से कम प्रणाम की मुद्रा में सर झुका के आदर से देखती है। ये तो बदलाव होना चाहिए है। और भारत में कुछ न कुछ तो हमारे आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, साधु की, संतों की, पुराने लोगों की, जिनके कारण ये देश अभी भी उसी मजबूती के साथ खड़ा है। आज देखिए सारी दुनिया में झगड़े हो रहे हैं, अलग अलग झगड़े हो रहे हैं। रशिया यूक्रेन भिड़े हुए हैं, इधर इजराइल, ईरान, अरब, दुबई। कभी सोचा भी नहीं था कि वहाँ भी इतना तनाव होगा। उसके बाद भी भारत सुरक्षित है, भारत उत्सव मना रहा है, होली दिवाली मना रहा है। तो यहाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है, चुनाव शांति से हो रहे हैं जी। ये एक अच्छी बात है कि जहाँ दुनिया लड़ मर रही है वहाँ भारत कम से कम सुरक्षित है, सुकून से है, शांति से है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है। इस पॉइंट पे मैं आपसे चाहूँगी कि कुछ पंक्तियाँ अपनी भारत के ऊपर जो है, कुछ पंक्तियाँ अपनी जो है आप साझा करें हम लोगों के साथ, हमारे दर्शकों के साथ। भारत पर तो जो मेरी हिंदुस्तान की कविता है वो बहुत प्रभावी कविता है। और दुनिया भर में जो लोग रहते हैं और जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हों
वो केवल एक बार ये कविता सुन लें, या जो छोटे बच्चे हैं वो अगर एक कविता सुन लें तो उन्हें पूरा भारत समझ में आ जाएगा। तो उसके एक दो अंश मैं आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल जी, जरूर। कि हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज़ लगाकर कहते हैं। वो है म्यूजिकल, लेकिन मैं तहत में सुना रहा हूँ, जो मेरी यूट्यूब पे है और बाकी सोशल मीडिया पे वो म्यूजिकल है। और पहले भारत को गरीबों का, फ़कीरों का, तमाशा दिखाने वालों का, पिछड़े लोगों का, गरीब लोगों का, कबीला कल्चर के लोगों का देश माना जाता था। आज ऐसा नहीं है। आज भारत के नासा में भी भारत के वैज्ञानिक मिल जाएंगे आपको। गूगल से लेके और माइक्रोसॉफ्ट तक सब जगह भारत के सीईओ मिल जाएंगे। तो भारत हर जगह मजबूत जगहों पर बैठा हुआ है। हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज़ लगाकर कहते हैं, हाथों में गीता रामायण गुरग्रंथ उठाकर कहते हैं, जो चली आ रही सदियों से हम वो अनमोल कहानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है। वाह। हम ताजमहल की मीनारें, पावन गंगा की धाराएं हैं। अब आप इसमें देखना कि इसमें पर्यटन भी मिलेगा, संस्कृति भी मिलेगी, और ऐसा लगेगा कि आप जंप कर रहे हैं इस स्टेट से उस स्टेट तक। आप, ये विजुअल पोएट्री है, जो मैं बोलूँगा वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। हम ताजमहल की मीनारें, पावन गंगा की धारा हैं, ख्वाजा नवाज की चादर हैं, अमृतसर का गुरुद्वारा हैं, हम हिंद महासागर का जल, हम हिमगिरी की ऊंचाई हैं, हम भीमसेन जोशी का स्वर बिस्मिल्लाह की शहनाई हैं, हम सूर्य देव का ज्योति कलश शिवशंकर वाला डमरू हैं, जिन पर गिरधर नागर नाचे, हम वो मीरा के घुंघरू हैं, हम मानसरोवर का पानी, हम कश्मीर की केसर हैं, हम रामेश्वर द्वारिकापुरी, हम राम सेतु के पत्थर हैं, हम शंकर से विस्पाई हैं, सागर मंथन के अमृत हैं, हम कामधेनु, हम कल्प वृक्ष, हम नागमणि ऐरावत हैं, जिसमें श्री कृष्ण नहाते थे, हम वो यमुना का पानी हैं, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है। अब हमारी संस्कृति देखिए कि घर के बाहर है नीम खड़ी, आंगन में तुलसी माता है, हम श्राद्ध कर्म वाले पुरखों से भी जन्मों का नाता है, बरगद की पूजा होती है, हम पीपल को जल देते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है दुनिया में जो नदियों की पूजा करता है, पर्वत को देवता मानता है, वृक्षों की पूजा करता है। किसी देश में बरगद, पीपल की, तुलसी को कौन जल दे रहा है? हमने प्रकृति के उन सब संसाधनों को जिनसे हमने कुछ लिया, जिन्होंने हमको कुछ दिया, हमने उसकी पूजा शुरू कर दी जी। वो भारत है जी। कि बरगद की पूजा होती है, हम पीपल को जल देते हैं, हम दरवाजे आए फकीर को भी मीठे फल देते हैं, अपनी माताएं बहनें सर पर पल्लू रख कर चलती हैं, गर वक्त पड़े तो जौहर में लाखों पद्मिनियाँ जलती हैं, हम जन्म जहाँ ले लेते उस माटी को चंदन कहते हैं, हम प्यार भरे कच्चे धागे को रक्षाबंधन कहते हैं। हम प्यार भरे कच्चे धागे को रक्षाबंधन कहते हैं, हम घर पर आए अतिथि का मन से अभिनंदन करते हैं, हम बड़े बुजुर्गों के चरणों को छूकर वंदन करते हैं, हम चार धाम के पुण्य और ऋषिमुनियों के वरदानी हैं, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां बच्चे बड़ों के पैर छूते हो। बिल्कुल। दुनिया में बच्चे को झुकना सिखाया ही नहीं जाता, संस्कार दिए ही नहीं जाते। हमारा शौर्य देखिए, हम वीर शिवा के वंशज हैं, राणा की चौड़ी छाती हैं, महाराष्ट्र और राजस्थान। हम वीर शिवा के वंशज हैं, राणा की चौड़ी छाती हैं, हम टीपू की तलवारें हैं, तात्या तोपे के नाती हैं, हम बंदा बैरागी हाड़ी रानी की कथा सुनाते हैं, हम रंग बसंती वाला चोला शाम सवेरे गाते हैं। इस देश की नारी भी पुरुषों से आगे कदम बढ़ाती है, लक्ष्मीबाई बच्चा लेकर अंग्रेजों से लड़ जाती है, मंगल पांडे तनहा सेना में क्रांति शुरू कर देता है, ऊधम सिंह लंदन जाकर डायर से बदला ले लेता है, सावरकर काले पानी पर एक नई कथा लिख जाते हैं, अब्दुल हमीद पेंटागन तोपों के आगे बिछ जाते हैं, हम युद्ध भूमि के पौरुष हैं, कतरा कतरा सेनानी हैं, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी। बहुत सुंदर, बहुत लंबी कविता है। हाँ, उसके कुछ अंश हैं, लेकिन आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब अपनी कविता के माध्यम से पढ़ा दी। जोगी जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आती है कि आपकी कविताओं में और जिस तरह का आप शब्दों का चयन करते हैं, ऑफ लेट नए कवियों में आपने देखा होगा कि एक जो भाषा की मर्यादा है जी, वो कहीं ना कहीं जो है उस पर विचार होने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि समाज को बनाने में एक कवि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और जो ये भाषा में जो ये चेंजेस हम देख रहे हैं, जहाँ पे बहुत लूज़ लैंग्वेज का इस्तेमाल होने लगा है कविता में भी, अभी तक तो स्टैंड अप कॉमेडियंस और ये सब ही करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं वो धीरे धीरे पोट्री में भी एंटर कर रहा है। आपका क्या मानना है कि, और ये इसलिए भी हो रहा है शायद में कहीं ना कहीं कि इसमें, क्योंकि आप बॉलीवुड के लिए भी लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं
मतलब एज अ व्यूअर या एज अ लिसनर, एज अ फॉलोअर ऑफ पोइट्री एंड अदर लिटरेचर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी एक इन्फ्लुएंस है जो यंग पोइट्स को जो है एक ऐसी दिशा में खदेड़ रहा है जो जहाँ भाषा की मर्यादा जो है वो खो दे रहे हैं। आपका इस बारे में क्या विचार? उसके 3-4 कारण हैं। जी। पहला कारण तो ये है कि जो पुरानी पीढ़ी थी वो पुस्तकें पढ़कर कवि बनती थी, साहित्य पढ़ती थी पहले, फिर कवि बनती थी। आज का जो कवि है वो सोशल मीडिया से, व्हाट्सअप देख देख के कवि बन रहा है। फेसबुक पे पूरा दिन घूमते रहिए, फिर 2-4 पंक्तियां पसंद आ जाएं, उनको जोड़ जाड़ लीजिए, आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो समझते। उनके घर में कोई साहित्य, हम लोग जब कविता लिखनी शुरू करते थे या कोई कहानी लिखता था तो पहले प्रेमचंद, प्रसाद सबको पढ़ने के बाद लिखता था, तो उसका जो लेबल होता था, उसका जो ज्ञान होता था, जो भाषाई संपदा होती थी, जो शब्दों का ज्ञान होता था, वो जो बुनावट होती थी कहानी की या कविता की, वो उसी तरह उसके करीब जाती थी। अब जिसने लिखना ही शुरू किया है, तुलसी, कबीर, निराला, सूर, प्रसाद, पंत को पढ़ के महादेवी को, तो उसकी भाषा तो अलग होगी। बिल्कुल। और जिसने केवल मोबाइल देख देख के और यूट्यूब पे सुन के या फेसबुक पे देख देख के कविताएं लिखनी शुरू की हैं, तो उनका स्तर तो कहीं से आप अच्छा हो ऐसा लगता नहीं। दूसरा, बहुत से कवियों की शिक्षा दीक्षा भी बहुत मजबूत नहीं होती जी, और बहुत जल्दी से मंच उनको मिल जाता है। कोई कविता वायरल हो गई, कोई टुकड़ा वायरल हो गया, तो वो उनको खट से लोगों ने बुलाने का शुरू कर दिया, उनके नंबर वहाँ उपलब्ध हैं, और बुलाने के बाद वो कहते हैं अरे किसे बुला लिया, इसके पास तो इतना ही मटेरियल है, 10 ही मिनट में बैठ गए, क्योंकि आपने उतना देखा और बुला लिया जी। और जब किसी को जल्दी पैसा मिलने लगता है, मेरा एक शेर है कि बहुत पैसा अगर आ जाए तो इंसान बिगड़ता है, नदी का जल भी सागर बन के खारा हो ही जाता है। बिल्कुल। मीठी से मीठी नदी या झरना अगर समुद्र से मिलेगा तो उसका खारा होना तय है। तो पैसा काफी आ गया, कवि हर कवि हवाई जहाज से चल रहा है जी। हर कवि सूटेड बूटेड और 5 स्टार होटलों में या अच्छे होटलों में ठहर रहा है, तो उसे लगता है कि ये आसान तरीका है पैसा कमाने का, फिर उसे बाकी शिक्षा की जरूरत नहीं पड़ती, किताबों की जरूरत नहीं पड़ती। Before we move ahead, just a small reminder to hit the subscribe button. तो एक कारण ये भी है कि पैसा आ गया इस प्रोफेशन में, दूसरा उसका अध्ययन किया नहीं, और जिस माध्यम से वो आया है तो उसकी नींव बहुत कमजोर है, बुनियाद में शब्द संपदा नहीं है जी। और बचा खुचा मामला, वो संस्कार भी उस तरह के नहीं है। तो मैं उनके लिए कहूँ क्या, वो भी अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। एक समय था जबकि जो है लेखक और पोएट्स, डांसर्स, कोई भी क्रिएटिव फील्ड के लोग होते थे, उनको ये माना जाता था कि काफ़ी गरीबी में उन्होंने अपने दिन जीवन यापन किया। लेकिन आज जो है, जैसा आप कह रहे हैं कि आई थिंक सम ऑफ देम आर द रिचेस्ट ऑफ द लॉट्स। जोगी जी, क्योंकि हम मूवीज़ की बात कर रहे थे, बॉलीवुड की बात कर रहे थे, और उसका जो एक इन्फ्लुएंस है आज की युवा पीढ़ी पर, उसकी बात कर रहे थे, और आप क्योंकि बॉलीवुड के लिए लिखते हैं जी, कभी ऐसा प्रेशर रहा है? एक कविता का तो आपने कहा कि अनुराग कश्यप ने आपको कहा कि मैं उस कविता को बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि आप लिखते हैं तो कभी ऐसा प्रेशर रहा है कि आपको एक पर्टिकुलर सेगमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए एक ख़ास किस्म की ही कविता लिखनी है, और अगर वो कविता लिखनी है तो उसमें कुछ छेड़छाड़ होती है, ये आपको क्या लगता है? फिल्म जो है वहाँ 2 तरह की कविताएं होती हैं या पोइट्री होती है। आजकल तो सिचुएशन पोइट्री होती है। फिल्म तो आपको वही लिखना पड़ेगा जहाँ प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने गाना फिट किया है, और वहाँ की जो गाने की स्टोरी है उसी के इर्द गिर्द आपको शब्द रचने पड़ेंगे जी। अगर उन्होंने कहा कि एक पार्टी सॉन्ग है या बेटी की विदाई है या ये सैनिक जा रहा है युद्ध में लड़ने के लिए आर्मी में, तो आपको उसी तरह का गाना लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट कहाँ है, वो स्टोरी के साथ बंधा हुआ गाना होता है। तो वो आपकी मजबूरी है कि सिचुएशन आपको बताएगी, उसके बाद आप गाना लिखेंगे। एक तो ये हो गया।
दूसरा ये हो गया कि आपकी कोई कविता, आपका कोई गाना उनको पसंद आ गया, कुछ भी लिखा हुआ, तो उन्होंने उस हिसाब से फिल्म की सिचुएशन बना ली कि मैं इसको यहाँ इस्तेमाल करूँगा। जी जी। ये दो चीज़ें ऐसी हैं। और तीसरी एक चीज़ और है कि उन्होंने आपको धुन दे दी कि भाई ये धुन बहुत अच्छी है, इसके ऊपर आप कुछ बना दें। जी जी। तो मैं दोनों तीनों सिचुएशन में कभी कभी काम करने का पर आप मौका अपने मिलता है। टर्म्स पे काम करते हैं, मतलब सामान्य ऐसा तौर कभी पे कोई भाषा ऐसा के साथ में गिरावट नहीं करते, वाला काम जी, नहीं करता। जी। और दो तरह के काम मैं किसी भी तरह के लेखन में नहीं करता। एक तो कोई भी हल्की बात, बिलो द बेल्ट, किसी अश्लील बात जिसे आप परिवार के सामने बैठ कर न सुन सकें, वो मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता। और दूसरा, ऐसी बात जिससे समाज में विद्वेष हो, भावनाएं भड़कें, झगड़े हों, लाइक के हिंदू मुस्लिम जातिगत कुछ भी, जिससे समाज पर कुछ भी बुरा असर पड़े, उन्हें उन विषयों को मैं शब्द नहीं देता। तो आपका कहने का मतलब है ये जो अभी कम्युनलिज्म की जो इतनी भयंकर लहर सी दिख रही है, उस पर एक कवि जो है अपने विचार व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं समझता? मैं ज़रूरत महसूस करता हूँ तो उस तरह की चीज़ लिखता हूँ। जैसे जैसे आपको लगेगा कि सियासत क्या कर रही है, जो मैं कह रहा हूँ कि ये बागवान को वीरान करती रहती है, हमें बस वोट का सामान करती रहती है। ये बागवान को वीरान करती रहती है, हमें बस वोट का सामान करती रहती है, हमने इंसान के आगे कभी नहीं सोचा, सियासत हिंदू मुसलमान करती रहती है। बहुत तो जो मैं लिखता हूँ वो मानवता के लिए लिखता हूँ, इंसान के लिए लिखता हूँ, समाज के लिए लिखता हूँ, राष्ट्र के लिए लिखता हूँ। लेकिन किसी पर्टिकुलर जाति और धर्मों के लिए लिखना मेरा काम नहीं है। वो लिखने वाले लोग हैं और लिखते भी हैं। कम से कम मैं निजी तौर पे ये पसंद नहीं करता। और एक शेर मुझे बहुत पसंद है कि विरोध अपना जताने का तरीका पेड़ का भी है। आपने कहा ना कि अब आप कुछ विरोध करेंगे या आपको लिखना चाहिए कि नहीं, तो मेरा विरोध कैसा होगा कि विरोध अपना जताने का तरीका पेड़ का भी है, जहां से शाख काटी थी वहीं से कोप लेने के लिए। वाह, बहुत खूब। तो विरोध ऐसा हो कि सृजन वाला विरोध हो, जहां से कुछ शिक्षा मिले लोगों को, ऐसा विरोध हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थोड़ा सा यूथ के ऊपर और बात करेंगे जोगी जी। एक यूजीसी रेगुलेशंस के चलते वापस से वो एक भयानक समय हमको दिखा जहाँ पे युवाओं को जो है सड़कों पे उतरना पड़ा कुछ समय के लिए। हमें मंडल का समय याद होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा भयंकर रूप ले लिया था उस प्रोटेस्ट ने। इस समय शायद उतना प्रोटेस्ट उस तरह का रूप नहीं ले पाया, लेकिन इस बात से मेरी दो प्रश्न आपकी तरफ मैं आपको पूछना चाहूँगी। पहला प्रश्न ये है कि क्यों ऐसा होता है? और बीबीसी वगैरह ने कई बार कोशिश भी की है कुछ आर्टिकल्स के माध्यम से ये बोलने के लिए कि नेपाल की तरह हिंदुस्तान में भी जो है युवाओं को सड़कों पे उतरना चाहिए। ऐसा क्यों आपको लग रहा है एज अ कवि कि आज का युवा सड़कों पे उतरना उतना ज़रूरी नहीं समझता जितना कि आज से प्रॉब्ली 30-40 साल पहले? क्योंकि पहले काफ़ी भयंकर रूप ले लेता था युवाओं का आक्रोश, लेकिन आज के समय में हम देखते हैं तो छुटपुट घटनाएं होती हैं और उसको या तो दबा दिया जाता है प्रशासनिक माध्यम से, लेकिन उस तरह का पुरजोर क्यों नहीं पकड़ पाता कोई भी जो मूवमेंट है? पहली चीज़ तो मैं इन दोनों चीज़ों का विरोध करता हूँ कि भारत में अगर ये संविधान कहता है कि हम एक समरसता से रहें, हम सब समान हैं, समान शिक्षा होनी चाहिए, समान नागरिक, व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं होना चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, तो कम से कम मंडल कमीशन की भी जगह नहीं थी। और ये जो यूजीसी आया ये भी समाज के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकारों की होनी चाहिए, ना कि ये बताने के लिए कि तुम ऊंच हो, तुम नीच हो, तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारी जात क्या है जी। और जब हम जात बताने लगते हैं तो इसका मतलब कि हम अपना स्वार्थ साधने लगते हैं। राजनीतिक दल या कुछ अलग अलग लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए लोगों को बांटना चाहते हैं।
तो ये तो साजिश है, और साजिश में कई बार अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी शामिल हो जाती हैं। साजिश से कई बार सरकारों को भी तनाव में लाने का या कहीं ना कहीं विघटन लाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ये है कहीं से भी ठीक नहीं जी। और इसका विरोध तो युवाओं को ही करना चाहिए। आपके भीतर अगर ऐसे कुछ विषैली बातें आ रही हैं तो युवाओं को खड़े होकर ये विरोध करना चाहिए कि नहीं भाई, हमको पढ़ने दो, यहाँ मत लाइए, कैंपस में ये चीज़ नहीं चाहिए जी। और वो सबको मिलके करना चाहिए कि कैंपस में हम अलग अलग नहीं हैं, यहाँ सिर्फ विद्यार्थी हैं। हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर हैं तो वहाँ जाति देख के हम डॉक्टर नहीं हैं कि हम इस जाति के हैं तो अपनी जाति के लोगों का इलाज अच्छा करेंगे, दूसरों का अच्छा नहीं करेंगे जी। अगर ये भी हमने शुरू कर दिया तो भारत का बहुत बड़ा नुकसान देश का हो सकता है। किसी के मन में भी ये नहीं होना चाहिए। लेकिन वही है, वहीं एक और सवाल आता है कि जहाँ भी युवा सड़क पे उतरे हैं, चाहे वो नेपाल हो चाहे जी। बांग्लादेश हो, कई जगहों पे, मतलब इनफैक्ट सभी जगहों पे तख्ता पलट हुआ है। जी। तो ऐसा क्यों होता है? मैं वापस से वो सवाल दोहराऊंगी कि ऐसा क्या आपको चेंज लगता है हमारे युवाओं पे कि वो इतना संतुष्ट है अदरवाइज कि उसको सड़क पे उतर कर तख्ता पलट करने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, या आपको लगता है कि दे आर नॉट बॉदर्ड, उनको मतलब एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट है कि नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है? वो परवाह नहीं करते। इतने हिस्सों में बटे हुए लोग हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां, अपनी अपनी दिनचर्या है, वो एकजुट होकर खड़े ही नहीं होते कभी और मुद्दों के प्रति बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होते। उन्हें लगता है कि जो मेरी लाइफ है वो सेट है सब। जो अपना निजी जीवन, निजी समाज को जीते हैं, वो ये सोचते नहीं कि नहीं सबको साथ लेकर चलना है और सड़क पे उतरना है। वो कहते हैं मैं ठीक हूँ, बस बात खत्म। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे युवा थे जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई और समय समय पर इस तरह के युवा लीडर्स हुए जो एक मेजर चेंज ला सके, क्या वो समय गुजर चुका है? वो दोबारा समय नहीं अलग वापस था, आएगा? वो समय अलग था और उस समय जो यूनिटी आई थी वो कुछ और था ही नहीं, दिखता ही नहीं था, देश ही दिखता था। एक ही गांधी दिखता था, फकीर दिखता था, लाठी लेके निकल पड़ा कि पीछे पीछे देश चल पड़ा। आज तो सब अपने अपने दुनिया में मस्त हैं, सबकी दुनिया, सब हाथ में मोबाइल, यही पूरा दिन रील चल रही है, बस देश में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। और अब जो विरोध किया जा रहा है उसका 70-80% विरोध तो केवल ट्विटर पे, फेसबुक पे कर वहीं देने होके के रह बाद जाता बस है, जी। यहीं से हो गया ना। जी। तो सड़क पे जाने की क्या जरूरत है? बाहर इतनी तेज धूप है, हमको विरोध करना है कि भाई चलो यूजीसी का विरोध, तो मैंने एक कविता लिख दी और बटन दबा दिया, फेसबुक पे पोस्ट हो गई, हमारा विरोध हो गया। जी। तो ये जो आसान तरीका लोगों को मिल गया है, अगर ये इस देश में फास्ट फूड पॉपुलर है कि आदमी सोचता है कि कौन आधे घंटे सब्जी काटे, ये बनाए वो बनाए, बच्चे को मैगी उबाल के 2 मिनट में दे दी, बच्चा भी खुश और माँ बाप भी खुश। तो जो फास्ट फूड हमारे समाज में आ गया है वो हर जगह है। आदमी शॉर्टकट विरोध के लिए सड़क पे क्यों उतरे? कहता है हमारा विरोध हो गया। एक बात बताइए, यही क्या आप प्रेम के इजहार में भी ये चेंज देखते हैं लोगों में? क्या आप युवाओं में देखते हैं कि जिस तरह विरोध को लेके एक बड़ा डिफरेंट तरीका हो गया उनका विरोध को व्यक्त करने का, क्या प्रेम की अभिव्यक्ति में भी कुछ चेंज हुआ है? वही है। जो आप कहेंगे कि लैला मजनू का जमाना था वो प्रेम अलग था, और आज का जमाना तो आज का प्रेम तो हफ्ते भर का प्रोग्राम होता है। सोमवार को आंख लड़ी थी, मंगल को बीमार हो गया, बुधवार को दिल दे बैठा, बृहस्पति को दिलदार हो गया, शुक्रवार को वो भी हंस दी, शनिवार को प्यार हो गया, पर संडे की छुट्टी पड़ गई, सब कुछ बंटादार हो गया। अब तो अभी प्रेम भी ऐसा ही हो गया है जी। आज का जो युवा है वो 25-30 लड़कियों को एक ही मैसेज भेज देता है और सोचता है कहीं से तो उत्तर आएगा। 2-4 उत्तर भी आ जाते हैं, उन्हीं में बिजी हो जाता है। जिसने उत्तर दिया उसका भी भला, जिसने नहीं दिया उसका भी भला। तो ये है कि प्रेम भी वैसे ही हो गया है। तो आपकी कविताओं में भी वो चेंज आया है क्या प्रेम को लेकर? बिल्कुल आया है कि अलग अलग तरह के लोगों को प्रेम होता है, तो अलग अलग उनकी भाषा होती है जी। प्रेम में भी बहुत परिवर्तन आए हैं। आप देखिए कि किसी का शादी का कार्ड आता है, पहले लोग लेके आते थे,
कुछ हल्दी चावल लेके, मिठाई का डब्बा लेके या कुछ। अभी तो सारे कार्ड व्हाट्सएप पे ही आ रहे हैं। जी आप भी ये देखती होंगी, और बिल्कुल, केवल बिल्कुल, कार्ड आ रहे हैं। बिल्कुल बहुत कम लोग हैं जो फोन करके भी कहते हो कि भाई साहब आ आपको जाइए। जरूर आना है, और मैं कार्ड लेके नहीं आ पाया, लेकिन आप जो भेजा है व्हाट्सएप, इसी को कार्ड समझ लीजिए। जी ऐसा भी बीच में लोग करते थे, अब तो वो भी बंद हो गया। हमने अपनी तरफ से बुला दिया, आना है तो आपको आना है तो आइए, नहीं आना है मत आइए। ये नहीं जी। कह सकते कि आपने हमें बुलाया नहीं। जी जी तो वो समय तो बदल ही गया है। थोड़ा सा वापस से पॉलिटिक्स पे चलते हैं। जी अ, नारी सशक्तिकरण बिल जो है, जी। जो पास हुआ, उसको लेके स्पेशल सत्र बुलाया गया पार्लियामेंट में। आप इसे कैसे देखते हैं? आप पहली बात तो पिछले कुछ दशकों में क्या आपको लगता है कि नारी या महिलाओं के जो एम्पावरमेंट की बात हो रही है उस पे धरातल पे वाकई कुछ काम हो रहा है, या आपको लगता है कि ये भी एक तरह की जुमलेबाजी है और समय देखिए, समय पर ये जुमला चेंज होता रहता है? मैं इसके 2-3 तरह से उत्तर देता हूँ। जी अगर आप हास्य में, सामान्य भाषा में उत्तर चाहें तो नारी का सशक्तिकरण, वो हर घर में नारी ही सशक्त है। अच्छा जी वो मुझे किसी घर में पुरुष सशक्त दिखाई नहीं क्यों। पुरुष सारा का सारा घर जो है, वैसे भी नारियां चलाती रही हैं सदियों से। एक समय पे मेरी दादी घर चलाती थी, दादी से माँ पैसे मांगती थी कि ये दे दो, पिताजी भी मांगते थे कि अम्मा ये लाना है बाजार से। तो जो तिजोरी है, जो पैसा है, खजाना है, वो नारियों के पास रहता था। जी मेरी मदर के पास हो, या आज भी मैं जो पैसे कमाता हूँ मैं अपनी पत्नी को दे देता हूँ। सामान्य तौर पे मेरे पास पैसे, मेरा अपना कहीं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं ऐसा रखता कि मैं रखूँगा, जी मैं घर में दे देता हूँ कि लो पैसे रखो। इसी तरह से किचन में आप क्या खाएंगे और क्या बच्चे खाएंगे, ये भी पत्नियां ही तय करती। जी जी कभी कभी बहुत सम्मान उनको करना होता है तो वो पूछ लेती हैं कि आज क्या बनाया जाए। हालांकि बनाती फिर भी वो अपने मन का ही है। तो ये नारी सशक्तिकरण तो हर घर में कोई कितना भी बड़ा प्रधान हो, उसके घर की प्रधान वो नहीं है कम से कम। जी एक तो ये है। दूसरा, नारियां मैं मानता हूं कि कभी कमजोर नहीं रही। बेटियों पर मेरी कविताएं हैं, नारियों पर कविताएं हैं। नारियों ने हमेशा समाज को बनाया है, समाज को लीड किया है, और जो भारतीय समाज की रीढ़ है वो महिलाएं हैं। जी नारी शक्ति, तभी यहाँ कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। सारी शक्तियां नारी के पास है, जी बेटियों के पास ही। और मेरी बेटियों पर कविता है कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। किसी घर में 2 बेटियां हों, 2 लड़के हों या 4 लड़के हों, आपको कहीं से भी खनक की आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन बेटियां होंगी तो आपको घर सजा दिखेगा, फूल लगे दिखेंगे, कहीं ना कहीं चित्रकारी दिखेगी। वो घर आप घुसने के बाद पता चल जाएगा कि इस घर में कोई ना कोई बेटी है। जी बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है। वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है। इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आंधे तनी है। मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई हैं, जाके नासा में सितारे आसमां में बो गई हैं। ऐसबंद सौंदर्य से सारे जहां को जीत लाई, सायना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई। सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। अरे मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। तो बेटियां, नारियां हमेशा सशक्त रही हैं। पद्मिनी बनकर के जौहर की कला दिखला गई हैं। पति के प्राणों के लिए यमराज से टकरा गई हैं। मूर्ख कालिदास ने विद्वोत्तमा से बुद्धि पाई, और एक रत्नावली ने राह तुलसी को दिखाई। गार्गी ने विद्वता से ज्ञान को आगे बढ़ाया, और सीता ने जहां को धर्म पत्नी का बताया। एक राधा के बिना है कृष्ण का किस्सा अधूरा, भक्ति रस को प्राण देता एक मीरा का तमूरा। सरस्वती जी आज जग में ज्ञान की देवी बनी है। लक्ष्मी जी सारी दुनिया के कुबेरों पर तनी है, और दुर्गा शक्ति का वरदान बनकर छा रही हैं। बेटियां ही हैं जो सारी सृष्टि को महका रही हैं। वाह बेटियां धरती का गौरव हैं, गुणों की खान हैं। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बहुत ये तो मेरा उत्तर है जी। लेकिन जहां तक सरकार और समाज का उत्तर है, वो निश्चित तौर पे जो नारी सशक्तिकरण के प्रयास हो रहे हैं, वो
सरकारें दो तरह से प्रयास करती हैं। हमारी तरफ से प्रयास हो रहा है, हो जाए तो भी वोट हमें मिलने हैं, नहीं होगा तो भी वोट मिलने हैं। इन्होंने विरोध किया था, हम तो करना चाह रहे थे जी। ये सियासत है जी। अगर पास हो जाता कोई भी बिल नारियों का, तो ये होता है पार्टी कहती मैंने कराया, सरकार अपनी पीठ थपथपाती जी। कि भी हमको आना चाहिए, हमको चुनना चाहिए, नारियों के वोट मुझे मिलने चाहिए, और नहीं पास हुआ तो इस बात का शोर मचाया जाएगा इनके कारण नहीं गिरा होगा। है। जी। तो उनको लिहाजा मूल में वोट ही है। जी। जी। महिलाओं का सशक्तिकरण उतना नहीं है जितना वोट हाँ, है। मूल में उनकी खुद का सशक्तिकरण देखिए जी। सब जरूरी है। जी। महिलाओं का होगा ना होगा जी। उनका अपना होना चाहिए। जी। जी। मेरी मतलब खुली राय तो यही है जो बिल्कुल। मुझे दिखता है। डेमोक्रेसी का, एक हेल्दी डेमोक्रेसी का साइन है एक स्ट्रांग ऑपोजिशन। ऑपोजिशन को लेके आपके क्या ख्याल हैं? स्ट्रांग अपोजिशन तो तब होगा जब अपोजिशन में स्ट्रांग लीडर होंगे जी। और स्ट्रांग विचारधारा होगी। लेकिन यहाँ तो जो लीडर हैं वो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा। अभी वो दूसरी मशीन कहीं ना आ जाए कि इधर से बेरोजगार डालूंगा उधर से रिटायरमेंट के बाद निकलेगा। जी। तो स्ट्रांग, अब उनको कौन ऐसा ज्ञान देता है, ऐसे बयान वो क्यों देते हैं, ये तो उनको सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो आपको स्ट्रांग होना भी पड़ेगा, आपका जीवन भी वैसा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं चलेगा कि पार्लियामेंट चल रही है और आप बैंकॉक घूम के आ जाएं, आप कहीं और चले जाएं। तो कुल मिला के आपकी गंभीरता दिखनी चाहिए, आपकी भाषा में कहीं ना कहीं प्रौढ़ता दिखनी चाहिए, और आपके दल के लोगों को या आपके साथ के दलों को यह लगना चाहिए कि आप उनके साथ उसी मजबूती से हैं। जी। तो आपकी प्रेजेंस तो चाहिए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। सामान्य तौर पे लगता है कि मोदी जी बोलते हैं तो खुशी होती है, उनका भाषण देखो बड़ा कंप्लीट भाषण लगेगा आपको, और राहुल जी बोलते हैं तो हंसी आती है। तो देश हंसी खुशी से चल रहा है। जी। आज के नेताओं पर आप अगर कुछ बोलना चाहें अपनी पंक्तियों द्वारा तो क्या बोलेंगे? देखिए, राजनीति तो कदम कदम पर हंसाने का काम करती है। मेरी दृष्टि में मुझे लगता है कि जितना मनोरंजन राजनेता करते हैं उतना ना कोई कवि कर पा रहा है और ना कोई फिल्मी कलाकार या कोई कॉमेडियन कर पा रहा है। जी। तो हर नेता के अलग अलग हंसाने की क्षमता है। एक समय पे केजरीवाल जी ने देश का बहुत मनोरंजन किया, राहुल जी मनोरंजन कर रहे हैं जी। और राजनीति में तो रोज नए बयान देखो। अभी मैं क्या नाम लूं, लोग सोचेंगे कि आपने मेरा नाम लेके मुझे बदनाम, ऐसे बयान पता ही नहीं है। पहले के नेता कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज के नेता कहते हैं तुम मुझे आजादी दो खून तो मैं तुम्हारा ले लूंगा। जी। जी। तो है ना, मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो नीरव मोदी विजय माल्या पैक करा के ले गए। जी। जी। तो ये तो राजनीति का हाल है। जी। तो राजनीति को अगर ये कहें कि कोई यहाँ डाकू लिए चाकू है लड़ाकू, कोई जीत के चुनाव नाव जैसे तन जाते हैं। कितने आप, मैं आज डाटा कहीं देख रहा था, 40-50% तो अपराधी हैं संसद में जिनके ऊपर मुकदमे हैं, और 27 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो ऐसे हैं कि जो सजा याफ्ता हैं। कोई यहाँ डाकू लिए चाकू है लड़ाकू, कोई जीत के चुनाव नाव जैसे तन जाते हैं, धूल में खेले न कभी भूल से स्कूल गए, बिना पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री बन जाते हैं। जी। अब बिहार में लालू जी ने जो है वो अपने बेटे को, जो 9वीं पास या फेल जो भी थे, उनको डिप्टी सीएम बनाया। तो भाजपा ने सोचा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने 7वीं फेल को बढ़ा दिया। हमें भी कुछ करना चाहिए, इस पर तो काफी 2 कदम। जी। अब इस राजनीति पे क्या बोला जाए? जी। जो मैं बोल रहा हूँ ये सच है, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, मैं क्या सारे चैनल बोल रहे हैं। बिल्कुल। और भी लोग थे विकल्प में, लेकिन आपने ऐसा नायाब हीरा खोजा
कि कोई यहाँ डाकू लिए चाकू है लड़ाकू, कोई जीत के चुनाव नाव जैसे तन जाते हैं, धूल में खेले न कभी भूल से स्कूल गए, बिना पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री बन जाते हैं। मैंने कहा बीए बिना पीए रखते हैं आप, और पीए बिना कैसे फाइलों को निपटाते हैं? वे बोले कि काम हम अंगूठे से चलाते हैं जी, पहले चूसते थे अब लगाते और दिखाते हैं। जी ये सियासत है। जोगी जी, आपके साथ घंटों वार्तालाप हो सकती है, लेकिन इससे पहले मैं आपको जाने दूं, मैं आपसे इससे पहले मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूं कि आप अपनी एक पसंदीदा पोएम हमारे साथ शेयर करें। एक लास्ट सवाल मुझे जो पूछना है, क्योंकि आपका एक बहुत विजिबल ट्रांजिशन रहा है, आपकी कविताओं में जो है भक्ति भाव और सनातन के प्रति जो प्रेम है वो दिखता है। ये जो आजकल एक बहुत सीरियस मुद्दा हो गया है कि सनातन पर कोई भी कुछ भी छिछली सी बात करके निकल जाता है, कोई भी हल्की बात करके, कई बार तो गाली देकर जो निकल रहा है, ये जो एक विचारधारा में परिवर्तन आया है कि लोग इसको यहाँ तक प्रोटेस्ट तक भी नहीं करते हैं। मतलब क्या हो गया है समाज को कि हम सनातनी, कोई हमें हमारे सनातन को गाली देकर चला जाता है, देवी देवताओं को गाली देकर चला जाता है, और हम चुपचाप मूक दर्शक बने उसे देख रहे हैं। देखिए, जो लोग ऐसा करते हैं वो ये सोच के करते हैं कि उनके तो दोनों हाथ में लड्डू हैं जी। वो सोचते हैं कि अगर हम बदनाम हो रहे हैं तो भी हमारा नाम हो रहा है। आज के दौर में सबसे मुश्किल यह है कि जब किसी को लोग प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, उसके घर पे बैठ जाते हैं, मारपीट करते, जो भी है, तो उसे लगता है कि मीडिया कवर कर रहा है और पूरे दिन में न्यूज़ चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज़ में आ रहा हूँ। तो जो ब्रेकिंग न्यूज़ का फुटेज वो लेते हैं, जो करोड़ों रुपए की पब्लिसिटी जो है वो उन्होंने जीवन में कभी नहीं पाई, वो एक सनातन को गाली दे के उनको मिल जाएगी। एक रामचरितमानस पर कोई कुछ बोलेगा या उसका पन्ना फाड़ेगा या जलाएगा या तिरंगा जलाएगा, और वो उसको रातों रात ये मीडिया एक सुपरस्टार की तरह प्रचारित करना शुरू कर देता है। लेकिन समाज को क्या हो गया? मूक दर्शक बने क्यों देखते हैं? वहीं एक और समाज है जो सर तन से जुदा कर देता है, और हम यहाँ तक वोकल प्रोटेस्ट भी नहीं करते हैं। हम लोग जो है वो सहिष्णु हैं, सहनशील हैं, विनम्र हैं, शांत हैं, तो उसका फ़ायदा लोग उठाते हैं। लेकिन सनातन का विरोध करना तो ऐसा ही है कि जैसे आप सूरज का विरोध कर रहे हैं, मत लीजिए विटामिन डी, धूप में मत बैठिए। ऐसा ही है जैसे आप प्रकृति का या पेड़ का या पीपल का विरोध कर रहे हैं तो ऑक्सीजन मत लीजिए जी। सनातन का विरोध का मतलब है कि आप अपने जीवन का ही विरोध कर रहे हैं, आप जड़ का ही विरोध कर रहे हैं। सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन एक परंपरा है, एक शाश्वत परंपरा है जो बह रही है। अगर नदी बह रही है, गंगा बह रही है, कोई भी नदी है, वो सब सनातन है। ये जल है जिसे हम वरुण देवता कहते हैं, आपको लगता है कि ये सनातन है, जल है, देवता बोल, तो आप मत पीजिए जल, छोड़ दीजिए। मैं तो यही कह सकता हूं कि अगर सनातन बुरा है तो इसको त्यागिए जी। आपके घर में जो गंगा वाटर आ रहा है वो बंद करिए। तो तब ये मुझे लगता है कि जो सनातन का विरोध करते हैं वो उनका पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, और या उनकी अज्ञानता और मूर्खता हो सकती है। उन्हें लगता है कि कहीं से राजनीति नहीं चमक रही है, कोई कैमरे वाला नहीं आ रहा है, कोई टीवी चैनल हमको दिखाई नहीं रहा है, तो ऐसे ही करें, तो फिर उल्टे सीधे बयान देते हैं जी। अब चूंकि देश में शांतिप्रिय देश है, थोड़ा बहुत विरोध प्रदर्शन करेंगे लोग तो जा साथ में पुलिस वाले पहुंच जाएंगे, वो बैरियर लगा देंगे कि आपको कोई मार नहीं सकता, और अगर ऐसी नौबत आएगी तो सरकार सुरक्षा भी दे देगी। आपका मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन एंटी सनातन है? आपका मानना है ये? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक अलग विषय है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही ये पावर दे रहा है उनको इस तरह की चीजें करके, और इससे ये नहीं कहा जा सकता कि संविधान सनातन का विरोधी है। सनातन और संविधान दोनों अलग अलग चीजें हैं। संविधान को आपको मानना पड़ेगा, सनातन आप ना भी माने तो चलेगा। संविधान तो सर्वोपरि है,
जी। संविधान को हम कभी ये नहीं कह सकते कि संविधान के अनुकूल काम नहीं करेंगे। संविधान तो आपको एक बंधन में बांधता है कि आपको ऐसे ही रहना है। सनातन कहता है ऐसे रहो ना रहो तुम्हारी मर्जी है। जी। गंगा को मानो, मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी वाली बात है। जी। आप मंदिर जाओ ना जाओ ये आपका विषय है, आपका आंतरिक विषय है, श्रद्धा का विषय है। आप तो सनातन जो है बिल्कुल अलग है। जी। मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो, लेकिन मानने में लाभ ज्यादा है और मानना ही पड़ेगा। और आप जाने अनजाने मान ही रहे हैं। पूरा दिन तो आपका सनातन में ही जा रहा है। जी। आप किसी को प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, पंडित जी आते हैं पैर छूते हैं, वो सब सनातन ही तो है। आप तो पूरा जीवन ही सनातन कर रहा है। आपने शादी की है, जिसने भी सनातन का विरोध किया उसने शादी भी तो की होगी, बच्चे का नामकरण भी किया ही होगा। तो उसमें जो मंत्र बोले गए थे, पंडित जी ने जो हवन कराया था, अग्नि के साथ फेरे लगवाए थे, वो सब आजकल तो मंत्र और जो पूजा पाठ है वो भी कहीं और हो रही है ना, किसी और की मूर्ति के सामने हो पूजा रही है। पूजा शब्द ही सनातन है। मूर्ति जी। कोई भी रख दो, लेकिन कर तो पूजा रहे हो तो वो भी सनातन ही है। जी। वो भी सनातन है। तो आप सनातन से कहाँ तक बचिएगा? बचिएगा। जी। कम से कम जो है अंतिम यात्रा में तो जाएंगे, जी। राम नाम राम सत्य नाम। तो बोलेंगे ना, तो वो सनातन ही है। अग्नि तो देंगे, वो भी सनातन है। जी। कहीं ना कहीं जो आप कुछ भी जीवन में करेंगे, सनातन ही जीवन है, जीवन ही सनातन है। उससे आप बच नहीं सकते। पालोगे घर व्यसन तो घर में धन न रहेगा। भारत से जो भिड़ेगा वो वतन न रहेगा। जो लोग जो है कह रहे हैं कि सनातन न रहेगा, वो अगले चुनाव में खुद नहीं रहेगा। आपने ये बहुत बड़ी बात कह दी है। समय लोग पहचान रहे हैं कि सनातन का विरोध क्यों कर रहा। मैं तो जी। कह रहा हूं कि आप व्यक्तिगत विरोध कर सकते हैं भगवान का। हम राम को नहीं मानते, हम कृष्ण को नहीं मानते, हम शिव को नहीं मानते, मत मानो भाई, ये आपका विषय है। लेकिन सनातन तो आप हैं। सनातन को ना मानना तो फिर आप ये भी कह सकते हैं आपके कि अपने अस्तित्व पे फिर वो अस्तित्व, है। आपका जी, बिल्कुल। जीवन मरण सब सनातन ही जी, है। जी, बिल्कुल। जोगी जी, हमने अपनी इस बातचीत की यात्रा खूब हंसी मजाक से शुरू की थी। जी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उसी हंसी मजाक को रखते हुए कृपया एक अपनी कोई अच्छी सी पोएम के साथ इस बातचीत को विराम दें। अब आप किसे अच्छी समझेंगे ये तो मुझे मालूम नहीं, मुझे लेकिन तो सारी अच्छी लगती हैं आपकी कविताएं। जी। प्रेम पर हंसी हर चीज से निकल सकती है। राजनीति से हंसी खूब निकलती है, प्रेम से भी हंसी निकलती है, जी, परिवारों में भी हंसी है, बिल्कुल। पति पत्नी के संबंधों में भी हंसी है। जी। मेरी पत्नी कहती मैं तुम्हारे दिल में रहना चाहती हूँ। मैंने कहा रहो, लेकिन वहां दूसरी औरतों से लड़ाई झगड़ा मत कर। जी। बातचीत में हंसी है, संवाद में हंसी है। प्रेम अलग अलग व्यक्ति को होता है तो उसके भीतर से हंसी निकलती है। जी। प्रेम मान लीजिए किसी किसान को हो जाए, उसकी भाषा तो जो जिस प्रोफेशन में है वही रहेगी। अब किसान को प्रेम हुआ, अब वो क्या बोलेगा, क्या लिखेगा कि पहले तो जा रहा, पहले तो क्या है, मिस कर गया। कोई बात नहीं, टेक अ मोमेंट। तो कहीं कुछ और सुना रहा था, फिर मैं किसान पे तो चलिए कुछ और सुनाता हूँ। जी। जी। प्रेम में जो मेरी कविता है, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, जी। उसकी एक दो बंदा आपको बिल्कुल, सुनाता हूँ। बिल्कुल। वो लोगों का, लोग कहते हैं कि सुझाव देते हैं कि आदमी को प्रेम करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, और ऐसे ऐसे लोग सुझाव देते हैं जिनकी खुद की शादी नहीं हुई होती, और उनकी तो छोड़ो, उनके बाप की भी शादी नहीं हुई होती। तो एक जगह तो मैंने कविता सुनाई ना, यार वो शादी मत करना, ये है मेरी अर्जी, फिर भी हो जाए तो ऊपर वाले की मर्जी। जी। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में एक लड़का खड़ा हो गया, बोले आप सर रूल ठीक कह रहे हैं, शादी नहीं करनी चाहिए, और मैं आज ही कसम खाता हूं जी कि मैं शादी नहीं करूंगा, और अपने बच्चों से भी ये बात कह के जाऊंगा कि बेटा तुम भी शादी मत करना। जी। तो ऐसे ऐसे लोग सुझाव देते हैं। तो विरोधाभास की पंक्तियां हैं सुझाव देने वालों के
कि अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं, लंगड़े हैं जो वो हमको चलना सिखा रहे हैं, वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं, जो अपनी प्रेमिका से राखी बंधा रहे हैं। जी। ऐसे लोग प्रेम का सुझाव देते हैं कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, तुम ए में फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूँ। एक प्रेमी जो असफल है वो क्या क्या तर्क दे रहा है और क्या क्या संबोधन दे रहा है कि क्यों नहीं हमारी शादी हो पाई, कि तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूँ, तुम रबड़ी खीर मलाई हो, मैं तो सत्तू सपरेटा हूँ, तुम एसी घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूँ, तुम नई मारुति लगती हो, मैं स्कूटर लंबरेटा हूँ। इस तरह अगर हम छुप छुप कर आपस में प्यार बढ़ाएंगे तो एक रोज तेरे डैडी अमरीश पुरी बन जाएंगे, सब हड्डी पसली तोड़ मुझे भिजवा देंगे, वो जेल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। अब सौंदर्य वर्णन देखो प्रेम का, कि तुम नई विदेशी मिक्सी हो, मैं पत्थर का सिलबट्टा हूँ, तुम AK-47 जैसी, मैं तो एक देसी कट्टा हूँ, तुम चतुरा बड़ी देवी सी, मैं भोला भाला लालू हूँ, तुम मुक्त शेरनी जंगल की, मैं चिड़िया घर का भालू हूँ, तुम व्यस्त सोनिया गांधी सी, मैं अडवाणी सा खाली हूँ, तुम हंसी माधुरी दीक्षित की, मैं पुलिस मैन की गाली हूँ, अगर जेल मुझे हो जाए तो दिलवा देना तुम बेल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तो बहुत सारे संबोधन इस कविता में हैं और बहुत लंबी कविता है, वो आप सुनेंगे तो आपको। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जोगी जी। हम आपको एक बार दोबारा कभी जो है बॉदर करेंगे, आपको फिर इनवाइट करेंगे। आपका हमारे लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये पहली बार है कि हम किसी पोएट को अपने शो में बुला रहे हैं और मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट रहने वाला है। हमें बहुत आनंद आया एंड मैं आशा करती हूँ कि आज मेरे सवाल कुछ ठीक ठाक रहे हों। हिंदी थोड़ी मेरी थोड़ी बहुत अच्छे थे, गड़बड़ चलती है, लेकिन आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। Every civilization has stories worth remembering. If you want to be part of reclaiming the Indic narrative, subscribe to this podcast right now and share it with those who value our heritage.